भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से चयनित शिक्षकों ने आज मुलाकात की। शिक्षकों ने सिंधिया से जल्द नियुक्ति कराने की मांग की है और कहा कि अगर नियुक्ति नहीं हुई तो 30,000 चयनित शिक्षक उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। सिंधिया ने सीएम से बात कर जल्द नियुक्ति कराने का आश्वासन भी दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ग्वालियर से हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर पहुंचे तो वहां चयनित शिक्षकों ने उनसे मुलाकात की है। शिक्षकों ने सिंधिया से जल्द नियुक्ति कराने की मांग की और कहा है कि अगर नियुक्ति नहीं हुई तो फिर 30,000 चयनित शिक्षक यानी चुने हुए शिक्षक उपचुनाव का बहिष्कार कर देंगे। सिंधिया ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्द नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया है, जल्द सीएम से बात करेंगे, ये भरोसा उन्होंने चयनित शिक्षकों को दिलाया है। आज ग्वालियर की जनता होने के नाते आज हम अपने महाराज से मिलने आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे महाराज हमारी बात सुनेंगे और सरकार को इस चीज के लिए राजी करेंगे कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 2011 में पहले भर्ती निकली थी, उसके बाद ये 18 में निकली है। सालों तो हमारी केवल इस प्रक्रिया में ही निकल जाता है। हम क्या करें? हमारे घर वाले कब तक हमारा खर्चा उठाएंगे? तो ग्वालियर में चयनित शिक्षकों ने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा, मांग की कि वो चयनित शिक्षक हैं और ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए ताकि उन्हें भी सैलरी मिलनी शुरू हो, पैसा मिलना शुरू हो। उनका कहना है कि इतना लंबा वक्त बीत गया, अब तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है, घर वाले कब तक उनका खर्चा उठाएंगे। और ऐसे में अब चुनौती यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है कि नई सरकार में कितनी जल्दी वो इस बड़ी मांग को पूरा करवा पाते हैं। शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जी मीडिया संवाददाता ग्वालियर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत चुनौती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने क्योंकि संविदा शिक्षाकर्मी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और ये चयनित शिक्षक, इन्हीं सब की बात लेकर कमलनाथ पर किसी दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोल दिया था, कहा था कि इनकी सुनिए वरना सड़क पर आ जाऊंगा। और आज एक बार फिर यही वर्ग ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग करा रहा है कि आप ही अब नई सरकार में हमारी नियुक्ति कराइए। बजट के टोटे के इस दौर में सरकार पर अब सिंधिया कितना दबाव बना पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। देखिए आसिफ, जिस तरीके से आपने कहा कि ये वही मुद्दे हैं जिनको लेकर एक कवि जो होता है सिंधिया कमलनाथ जी की सरकार को घेरा करते थे और यही वो मुद्दे थे जिनको लेकर वो सरकार से अलग भी हुए। तो ऐसे में जो लोग हैं, चाहे अतिथि शिक्षक संघ के लोग हों, चाहे अतिथि विद्वान हों या चयनित शिक्षक संघ के लोग हों, इनकी भी जो पूरी उम्मीदें हैं वो जो था सिंधिया पर ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनकी मांगों को लेकर वो सरकार से अलग हुए तो निश्चित तौर पर जो नई सरकार में शामिल हुए हैं तो यहाँ उनकी मांगे पूरी होंगी। यही कारण है कि जब जब जो सिंधिया का दौरा होता है, ये लोग, ये संगठन जो है शिक्षक संघ के, वो उनको अलग अलग जगह पर मिलते हैं और उनको ज्ञापन भी सौंपते हैं। आज भी चयनित शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ उनके महल में पहुंचा था और उन्होंने अपनी बात कही और कहा है कि 2 साल पहले से हम लोग चयनित होकर बैठे हुए हैं, वेरिफिकेशन तक हो गया लेकिन नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। उन लोगों को पूरी उम्मीद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनकी मांग को पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आने वाले समय में चयनित शिक्षक संघ के जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 30,000 है और वो कहीं ना कहीं आने वाले उस समय में उपचुनाव में बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसके पहले अतिथि शिक्षक संघ भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि वो बहिष्कार करेंगे। तो चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। हर बार जो है वो बजट में कटौती की जा रही है, चाहे विभिन्न मदों की बात करें या विभिन्न विकास कार्यों की बात करें, लेकिन ये अंचल वो अंचल है जहां से चुनाव होने हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नेता हैं जिनके की अधिकांश जो समर्थक हैं वो चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में अब सिंधिया के सामने एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से सरकार से वो मांगे मनवा पाएं और वही उसी तरफ सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर वो सिंधिया की मांगे मानते हैं तो सरकार पर जो आर्थिक बोझ आएगा उसका बैलेंस कैसे बनेगा, क्योंकि पहले से ही सरकार जो है वो काफी कर्ज में दब चुकी है, या ये कहें कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो नई नियुक्तियां कर पाएं। लेकिन चुनाव सर पर हैं, चुनाव के समय अगर ऐसा नहीं होता है तो काफी विरोध जो है वो बीजेपी को भी झेलना पड़ सकता है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है इस वक्त मौजूदा सरकार पर, और उसमें जब कमलनाथ सरकार आई थी तब ये कर्ज और बढ़ गया था। ये तो वो आंकड़े हैं जब शिवराज सरकार चली गई थी। शैलेंद्र, तब जबकि मध्य प्रदेश में कई संभागों के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री कर चुके हैं कि जल्द मदद पहुंचाई जाएगी, मुआवजा दिलाया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आर्थिक बजट पर भार आने वाला है और ऐसे में
सिंधिया जब ये मांग शिवराज सरकार के सामने रखेंगे तो दरअसल ये मैटर अकेला सिंधिया या सिंधिया के समर्थकों का नहीं है, क्योंकि अब वो बीजेपी का हिस्सा है और अगर उनके प्रत्याशी हारे तो फिर यहां भी सरकार का टोटा पड़ सकता है। मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मांग तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और जिस तरीके से आपने एक तो बताया बाढ़ का, इसके अलावा तीसरी चीज और है कि जो मध्य प्रदेश में सरकार गठन हुआ उस समय कोरोना का संक्रमण यहाँ पैर पसार चुका था और यही कारण है कि उद्योग धंधे से लेकर तमाम जो रोजगार के साधन थे वो भी ठप पड़ गए और सरकार की जो आय थी वो भी ठप पड़ गई। तो एक तरफ तो सरकार की आय ठप पड़ी, दूसरी तरफ से जिस तरीके से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नए संसाधन खरीदने पड़े, नए संसाधन डेवलप करने पड़े, उस पर सरकार ने पैसा खर्च किया, बाढ़ आ गई, अब इसका मुआवजा देना है। और ऐसे में तमाम जो संगठन हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, चाहे वह कर्ज माफी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि फसल बीमा राशि का भी पैसा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में डालने की बात कही है। आगामी 7 या 8 सितंबर को जो कार्यक्रम के माध्यम से लगभग जो बड़ी एक राशि है जो उनके खातों में डाली जानी है। तो किसान और जो इस तरह का वर्ग है जो नौकरी के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है और यही वो निर्णायक वोट है जो आने वाले समय में ये तय करेगा कि 27 सीटों का सरताज आखिर कौन होगा। और यदि बीजेपी चाहती है कि ये सारे लोग उनके साथ खड़े नजर आए, क्योंकि जिन चीजों को लेकर सिंधिया सड़कों पर थे उनकी तो बात अब कहीं ना कहीं सरकार को माननी होगी। यदि नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाने की संभावनाएं हो सकती हैं। 6 सितंबर को 4,500 करोड़ की राशि का भुगतान भी किसानों को होना है। मुख्यमंत्री ये बात कह चुके हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। आशीष जी, बड़ी भारी चुनौती आ गई बीजेपी के सामने। वो वर्ग जो सिंधिया से मांग करता था अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, चयनित शिक्षक की जल्द से जल्द नियुक्ति हो, और कमलनाथ सरकार में जिन सिंधिया ने कह दिया कि इनको नियुक्ति अगर नहीं मिली तो सड़क पर उतरूंगा, तो अब एक बार फिर यही वर्ग ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास गया और कह रहा है कि शिवराज सरकार से नियुक्ति दिलाइए। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। व्यक्ति उसी मंदिर जाके अपनी मनोकामना रखता है जहाँ पे मालूम होता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और निश्चित ही मध्य प्रदेश में जितनी भी एक अव्यवस्थाएं हैं या जितनी भी मांग है उनको पूरा करने के लिए बड़ी हम गंभीरता से देखा होगा कि अब सब विद्यार्थियों के विषय में जब ये बात आई कि सरकारी नौकरी में प्राथमिकता होगी तो निश्चित ही एक ऐतिहासिक कदम था। तो इस तरह के जितने भी जो आप शिक्षक संघ की जो बात कर रहे हैं वो मिले हैं तो उनकी विचारों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और निश्चित ही कोई ना कोई उनको राहत दी जाएगी। आशीष जी, आपने कहा मंदिर में वही मनोकामना रखी जाती है जहां उम्मीद होती है कि पूर्ण होगी। 2.5 साल से हो गए इस मनोकामना को सर। पहले आपकी सरकार थी, फिर बीच में 1.25 साल कमलनाथ सरकार आ गई, अब आप फिर लौट आए हैं, 6 महीने आपको फिर हो गए, तो मंदिर से सुनवाई कब होगी? 6 महीने में तो आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं थी, जितनी भी प्लानिंग थी, वो सब ध्वस्त कर दी गई थी। तो जब से शिवराज सिंह जी की सरकार है ये एक और हम कोरोना से लड़ रहे हैं, अर्थ की जो तंगी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चंबल भी चालू कर रहे हैं, चंबल एक्सप्रेसवे को प्रारंभ कर रहे हैं, मेधावी छात्र योजना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे सारे के सारे जो काम जो 15 माह की सरकार में ठंडे बस्ते में पड़े थे उनको गति देने का काम प्रारंभ हो। मैं आशीष जी लौट रहा हूँ आपके पास। इस वक्त जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष जी आप बने रहे मेरे साथ। जेपी धनोपिया साहब, ये वही वर्ग है, वही शिक्षक गण है, वही गुरुजन है, हकों की मांग को लेकर सड़क पर उतरने की बात कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही थी, फिर आपका साथ छोड़कर चले गए। आज वही वर्ग एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला है और कह रहा है कि नई सरकार में हमारी मांग पूरी कराइए। आसिफ भाई, इसीलिए लोगों का राजनीति में विश्वास कम हो रहा है, राजनीतिकों से विश्वास कम हो रहा है। करनी और कटनी में बड़ा अंतर होता है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या बीजेपी में रहे हो। उन्होंने अपने मतलब के लिए लोगों को यूज किया था। शिक्षा कर्मियों से शिक्षक कर्मियों से कहा कि उनकी पूर्ति नहीं होंगी, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, मैं सड़क पर उतराऊंगा, इसलिए मैं सड़क पर उतर आया। अरे भाई, आपकी करनी करनी में कितना अंतर है। आज आप 6 महीने हो गए, राज्यसभा में मेंबर भी आप बन गए हैं, आपके सारे अनुमान पूरे हो गए हैं, सारे आपके जो विधायक थे सारे, चाहे पात्र थे, अपात्र थे, कुपात्र थे, सब मंत्री बन गए। सारी सरकार आपकी जेब में रखी है, इसके बाद गरीबों के लिए आपने एक भी काम नहीं किया। अभी शिक्षकों के बारे में कोई काम नहीं किया। इससे साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिर्फ अपने मन की अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने सरकार को गिराकर अपने बदला चुकाने के लिए काम किया था। और अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि हमारे काम कर रहे हैं, कोरोना में कर रहे हैं, कोरोना में बर्बाद कर रहे हैं। साहब, ग्वालियर में कल कितने निकले हैं पूछिए। मध्य प्रदेश की हालत कहाँ पहुंच गई है? 65,000 लोग कोरोना के मरीज हो चुके हैं। रोज लोगों की हालत खराब हो रही है, कोरोना के इलाज भी हो रहे हैं।
केंद्र से राशि मिल रही है, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। लोगों के लिए पीडीएस से गेहूं की एक चावल जो दिए जा रहे हैं वो मुर्गी पालन केंद्र के दिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या इनकी स्थिति है? पूछ लेता हूं धनुपे साहब, सिंधिया हो चाहे कोई हो, सब ऐसे हैं। आपने सवाल पूछा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आशीष जी, मेरे सवाल के जवाब में आप ही ने कहा कि आर्थिक चुनौती से भी सरकार जूझ रही है और आर्थिक संकट भी, उसको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो जब आर्थिक संकट है, प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, मुआवजा बंटना है, किसानों को राहत राशि जानी है, और उसके बाद ये जो एक मांग है, इसे पूरा करने में आपका बहुत बड़ा खर्च होगा, बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, कैसे करेंगे मांग पूरी? देखिए, मैंने आपसे कहा कि 15 माह में जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक ही डायलॉग कमलनाथ अपने एसी के कमरे से निकल के मारते थे कि खजाना खाली है। और वही 23 मार्च के बाद जब से शिवराज जी ने सरकार संभाली है, तब से 29,000 करोड़ हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं। यानी कि निश्चित ही है कि वो सरकार 15 माह की नकारा थी। और कहते हैं कि जब राजा परोपकारी होता है तो ईश्वर भी मदद करता है। तो निश्चित ही जितनी भी मध्य प्रदेश की मांगे हैं, उनको सभी को पूरा किए जाने पर गंभीरता से विचार की जा रही है। ठीक, आशीष जी बहुत शुक्रिया, बहुत खत्म हो गया। धनुपे साहब बहुत शुक्रिया आपका, आशीष जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर वाकई राजा परोपकारी है और ईश्वर का साथ है